इजराइल को इस डील से एक बड़ा झटका लगा क्योंकि इस डील की वजह से उसके सबसे करीबी देश अमेरिका के साथ संबंधों में दरार आई। इजराइल के सभी टारगेट अभी भी अधूरे रह गए। अब आपको बताती हूं कि डील से इजराइल को आखिरकार क्या क्या नुकसान हुआ है। तो डील के कारण अमेरिका और इजराइल के संबंधों में सबसे बड़ी दरार, राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू के संबंधों में खटास। डील में यूएस ने इजराइल की शर्तों को शामिल नहीं किया है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रोक भी नहीं लगाई है, जो कि इजराइल चाहता था। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर भी इजराइल रोक चाहता था, जो कि अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया। डील में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठन शामिल ही नहीं किए गए। समझौते के तहत लेबनान में भी युद्ध विराम होना है। यह समझौता अमेरिका ने इजराइल से बिना पूछे ईरान के साथ कर दिया है। डील के तहत इजरायली सेना को लेबनान से वापस लौटना होगा और हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को सुरक्षा की ठोस गारंटी तक नहीं दी गई कि इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान छोड़ देगी, लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगी। लेकिन हिजबुल्लाह उस पर यानी कि इजराइल पर हमला करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर के कोई ठोस रणनीति नहीं तैयार है। युद्ध में हुए नुकसान की वजह से ईरान की ओर यूएई जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कल तक इजराइल के साथ खड़ा हुआ था। ईरान के प्रभाव की वजह से अब्राहम अकॉर्ड से भी यूएई हट सकता है। अब आपको बताती हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में आखिरकार किस तरीके से तनाव बढ़ते जा रहा है। इजराइल अपने आप को अब ठगा सा महसूस कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का ये रिश्ता बेहद गहरा है। अब आपको दिखाती हूं, बताती हूं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में रिश्ता आखिरकार कितना गहरा है। रणनीतिक संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो 1967 में 6 दिन की जंग के बाद यूएस का अहम कदम देखने को मिला था, जहां इजराइल के रूप में यूएस को मिडिल ईस्ट में एक अहम साझेदार मिला था। अरब देशों को समर्थन देकर के वहां पर उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और सोवियत संघ दरअसल ये कोशिश कर रहा था कि उसकी पकड़ वहां पर ज्यादा मजबूत हो। सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका के लिए अहम सहयोगी इजराइल बनकर के सामने आया और उस वक्त के यूएस के विदेश मंत्री ने इजराइल को एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बताया था। यूएस इजराइल रिश्तों में 1973 का योम किप्पुर युद्ध बेहद अहम रहा। इजराइल पर इजिप्ट और सीरिया ने एक साथ हमला बोला। अमेरिका ने भारी मात्रा में आपातकालीन सैन्य सप्लाई तक दे दी। उसके बाद AIPAC से लेकर के अरबों डॉलर की मदद मिली उसे। यूएस से इजराइल को सालाना $3.8 बिलियन की मदद दी जाती है और मदद के तौर पर 80% पैसे इजराइल अमेरिकी कंपनियों से हथियार खरीद देता है। इजराइल अमेरिका के नए हथियारों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड भी तैयार किया गया है। अमेरिका ने इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसे AIPAC कहते हैं, ये एक मजबूत ग्रुप है और ये लॉबिंग ग्रुप में शामिल है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सदस्य दोनों ही इसमें शामिल हैं। यानी सरकार किसी की भी हो अमेरिका में, लेकिन इजराइल के साथ उसके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अब दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील का अहम मुद्दा है वो लेबनान में युद्ध विराम लागू करना है, जबकि इजराइल की मंशा है कि वो दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर ले और वहां पर बफर जोन में उसे तब्दील कर दे, ताकि हिजबुल्लाह के आतंकियों से उत्तरी इजराइल को पूरे तरीके से सुरक्षित किया जा सके। आपको बताती हूं मैं आपके माध्यम से कि क्या इजराइल का लेबनान को लेकर के ये प्लान है और क्या वो ऐसा कर पाएगा। तो सबसे पहले बताती हूं कि लेबनान में बफर जोन वो कहां पर चाहता है, लेकिन उस सब के पीछे किरियत शिमोना, टायर, लितानी नदी, वादी सालुकी, खैम, लेबनान, यहां पर वो ये चाहता है कि वो बफर जोन अपना तैयार कर ले। गोलान हाइट्स पहले से ही इजराइल के पास है, उसने पहले से यहाँ पर बफर जोन अपने तैयार किए हुए हैं, लेकिन ये जो बाकी जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर वो चाहता है कि अपने आप को मजबूत करे। लितानी नदी तक उसने अपने कदम बढ़ा भी दिए थे, हालांकि फिर उसे पीछे अपने कदम खींचने भी पड़े, लेकिन लितानी नदी तक जाकर के वो अपने आप को ये दिखाने की प्रयास कर रहा था कि हम यहाँ बफर जोन तैयार करेंगे और लेबनान से होने वाले जो हमले हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से होने वाले जो हमले हैं, हम उन्हें किसी तरीके से रोक देंगे। ये उसकी तैयारियां जरूर थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने एक बड़ी चोट दे दी है और इस बड़ी चोट के तहत लेबनान पर हमले बंद करके अपनी सेना का बोरिया बिस्तर समेट करके इजराइल को वापस लौटना होगा। वही एक और बड़ी खबर आ रही है कि लेबनान में इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी है कि इजरायली सेना पर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है। 4 सैनिकों के मारे जाने और कई के घायल होने की खबरें हैं। 401 आर्म्ड ब्रिगेड पर दक्षिणी लेबनान में यह हमला किया गया है। अब देखिए, इजरायली मीडिया यह दावा कर रहा है कि इजरायली सेना पर हमला किया गया, जिसकी वजह से 4 सैनिक मारे जाने और कई के घायल होने की खबरें हैं। अब ऐसे में अगर इजरायली डिफेंस फोर्स पर लगातार हमले होंगे तो आखिरकार क्यों हिजबुल्लाह से उस बात का बदला ना ले? ये उनके लिए भी तो अस्तित्व की लड़ाई है।
हाँ, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कहते कहते ग्रेटर इजराइल के सपने को जरूर पूरा करने के लिए निकले थे, लेकिन अगर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं तो वो पीछे कैसे चले जाए? अमेरिका ने इस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया इस डील के अंदर कि लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी हमले इजराइल पर नहीं किए जाएंगे, वरना जवाब भी उसे लेना होगा। वहीं इजरायली सेना पर हमले को लेकर के हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस के जवानों ने हमला किया, 3 मरकवा टैंकों पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। अली अल ताहिर की पहाड़ियों के उत्तर की ओर आईडीएफ बढ़ रही थी, यह हिजबुल्लाह की तरफ से बताया गया। अब हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि हमने क्यों हमला किया है। उसका ये कहना है कि हमने हमला इसलिए किया है क्योंकि हिजबुल्लाह कह रहा है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस के जवानों ने पहले हम पर हमला किया, उनके 3 मरकवा टैंकों पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। या हालांकि ये बता रहे हैं कि वो हमारी तरफ हमला कर रहे थे, इसलिए हमने उनके मरकवा टैंकों को निशाना बनाया। और अली अल ताहिर की पहाड़ियों के उत्तर की ओर इजरायली डिफेंस फोर्स बढ़ रही थी, उसे रोकने के लिए हमारी तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। तो एक मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने हमले करने बंद कर दिए, इजरायल की तरफ से भी ईरान पर हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, तो वहां पर हमले हो रहे हैं और हमले अभी भी जारी रहने वाले हैं। अमेरिका कितना भी इजराइल के नजरिए से बिना देखे हस्ताक्षर कराए, लेकिन इजराइल है ये रुकेगा नहीं। और ईरान के अमेरिका को एक और चेतावनी देखने को मिली है, जहां ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान सामने आया है कि धोखा दिया तो मिलेगा करारा जवाब। वार्ता प्रक्रिया पर सावधानी से नजर रखी जाएगी, ईरान की तरफ से ये कहा गया। ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे कड़े शब्दों में ये कह दिया कि अगर धोखा देने का प्रयास भी किया तो इस बार और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को सिर्फ घुटनों पर लाया नहीं है ईरान, बल्कि अपनी शर्तों पर भी लाया है। यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से, ये जो पोस्ट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, कि अगर इस बार अमेरिका ने धोखा देने का प्रयास किया, धोखा देने के बारे में सोचा भी, तो उसे करारा जवाब मिलने वाला है। इसलिए सावधानी से हम भी नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। ईरान से जंग में अमेरिका ने अपना सब कुछ गंवा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को जितना झुकाने का प्रयास किया, ईरान उतना ही उग्र होकर के सामने आया। ईरान ने जंग भी अपने हिसाब से लड़ी और समझौता भी अपनी शर्तों पर किया। हालात ऐसे हो गए हैं कि जंग के पहले जो हालात थे, आज ईरान उससे बेहतर स्थिति में आ गया है, जबकि अमेरिका बदतर स्थिति में चला गया है। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। कुछ ऐसा ही हुआ मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पहले ईरान के खिलाफ दबाव बनाने का भरसक प्रयास किया, ईरान को हमलों का खौफ दिखाया। तब तक ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया अमेरिका को एक सुपर पावर की नजर से देख रही थी। लेकिन 28 फरवरी 2024 के बाद ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान को जितना छोटा समझकर जंग का आगाज किया, वो जंग उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के सुप्रीम कमांडर के रूप में ट्रंप ने जो सम्मान दुनिया भर में कमाया था, वो ईरान से जंग में गंवा दिया। अमेरिका ने जंग में अपने अरबों के सैन्य संसाधन गंवाए, और वो भी ईरान के बेहद मामूली और सस्ते हथियारों के कारण।
ईरान के दबदबे की वजह से ट्रंप के साथी भी उसका साथ छोड़ गए। आखिरकार ट्रंप को मजबूरन ईरान की शर्तों पर ही समझौता करना पड़ा। अमेरिका और इजराइल को इस जंग से शायद ही कुछ हासिल हुआ हो। इजराइल के हालात तो दूध में पड़ी मक्खी जैसे हो गए हैं, जिसे अमेरिका ने दरकिनार कर दिया है। उसके सभी टारगेट अधूरे रह गए। अमेरिका का मुख्य मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन था। ट्रंप ने युद्ध के पहले ईरान में विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया। उन्होंने ईरान सरकार से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए दबाव बनाया। ईरान की कट्टरपंथी सरकार का खात्मा करने के लिए अमेरिका ने हमला किया, लेकिन ईरान का वही कट्टरपंथी मॉडल आज अमेरिका पर भारी पड़ गया। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनाने देना चाहते। दोनों ने मिलकर ईरान पर पिछले साल भी 12 दिनों तक हमले किए और इस बार भी परमाणु केंद्रों पर जबरदस्त अटैक। हालांकि समझौतों में परमाणु प्रोग्राम का जिक्र है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता फैसला नहीं हुआ है। ईरान पहले भी परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात कह रहा था और आज भी वो इस पर कायम है। ईरान के 60% तक संवर्धित यूरेनियम को लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। इजराइल का मुख्य मकसद ईरान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को और प्रॉक्सी संगठनों को सहयोग को रोकना, लेकिन इस समझौते में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों का कोई जिक्र ही नहीं है। उल्टे ट्रंप खुद मान रहे हैं कि अगर ईरान के पास कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो कोई बात नहीं, और प्रॉक्सी संगठनों को सहयोग तो रोकना तो दूर, लेबनान में इजराइल के हमले भी ईरान को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ईरान ने लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई रोके जाने तक आगे की वार्ता नहीं करने के संकेत दिए। जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट रहा, जो जंग के पहले सभी के लिए खुला था। जंग के दौरान ईरान ने इसे चोक किया तो दुनिया टेंशन में आ गई। इसी के साथ ईरान के हाथ में एक बड़ा हथियार लग गया, जिसके जरिए वो कभी भी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चुटकियों में हिला सकता है। अमेरिका लाख दावा कर ले कि हॉर्मुज सभी के लिए खुला है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ 60 दिन के लिए मुफ्त है। इसके बाद ईरान जहाजों को सुविधाएं देने, सुरक्षा देने और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस वसूल सकता है। ईरान ने बाकायदा हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए एक संस्था तक बना डाली।